हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आपको बता देना चाहेंगे कि यदि आप इस बार का सीटेट 2024 का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल विमलेस कोचिंग क्लासेस से जुड़ जाइए। चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर लगातार आपको सीटेट एग्जाम के लिए बेहतरीन क्लासेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे प्रैक्टिस सेट हो दोस्तों, चाहे मॉक टेस्ट हो या दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। तो दोस्तों, आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल पे जितने भी दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सभी प्रैक्टिस सेट दोस्तों कर लीजिए। निश्चित रूप से इस बार का सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो दोस्तों, हम जो है कि सीटेट एग्जाम की परीक्षा के लिए एग्जाम डेट के लिए एक पोलिंग कराए थे जिसमें 107 लोगों ने दोस्तों वोट दिया है। 107 लोगों ने इस पोलिंग में भाग लिया। इसमें दोस्तों 3% लोगों ने बताया कि 11 दिसंबर को परीक्षा है। 72% लोगों ने दोस्तों बताया कि 15 दिसंबर को परीक्षा है सीटेट की, और 25% लोगों ने दोस्तों बताया कि 14 दिसंबर को परीक्षा है, और 0% लोग दोस्तों 13 दिसंबर को सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए कि सीटेट की एग्जाम डेट कब है, क्योंकि दोस्तों सीटेट ने अपना एग्जाम 3 बार चेंज किया है। ठीक है, तो आपको दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है, एक फिक्स डेट बतानी है कि कब सीटेट का एग्जाम है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट हम ला दिए हैं जिसमें दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों यदि इस बार का आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके जाइए। अगर दोस्तों आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके गए तो निश्चित रूप से इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, आज की क्लास में हम आपको जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे जिसका एग्जाम दोस्तों 1 फरवरी 2023 को हुआ था। उसके बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस मॉक टेस्ट को दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कितने प्रश्न आज की क्लास से आपके सही होते हैं बाल विकास में। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का, कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। यानी कि दोस्तों बच्चों के विकास की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, किस प्रकार से होती है। पहला ऑप्शन है एक समान और क्रमानुसार, बी वाला ऑप्शन है एक समान और अव्यवस्थित, सी वाला ऑप्शन है व्यक्तिगत और क्रमानुसार, डी वाला ऑप्शन है व्यक्तिगत और अव्यवस्थित। हम दोस्तों आंसर का वेट कर रहे हैं, आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्तिगत होती है और क्रमानुसार होती है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये दोस्तों आपका है। प्रश्न है कि आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवधि के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं। क्रांतिक अवधि के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है विकास की प्रकृति गतिशील है, दूसरा ऑप्शन विकास केवल आंशिकता से निर्धारित होता है, तीसरा ऑप्शन विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, चौथा ऑप्शन है विकास स्थिर और नियत है। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमेशा आपको निगेटिव ऑप्शन निगलेक्ट कर देना है, निगेटिव ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं करना है। ठीक है, ये बात अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिएगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन केवल ये भी नहीं होगा, सी वाले ऑप्शन में भी केवल ये भी नहीं होगा। बाकी जो ऑप्शन जो बचा हुआ दोस्तों आपका ए और डी है, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। आप लोग बताइए दोस्तों कौन सा सही आंसर इसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास की प्रकृति गतिशील है, प्रोग्रेसिव है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होगा, कई प्रश्न में आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, 2 ऑप्शन में आप फंसेंगे। उन्हीं में से दोस्तों आपको सोच करके सटीक और सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सीटेट के जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि दोस्तों सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें चारों ऑप्शन लगते हैं कि सही हैं, पढ़ेंगे आप तो। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लिए दोस्तों, ये आपका पेपर 2019 में ही हुआ था। ठीक है, 2023 में दोस्तों आपका ये पेपर हुआ था, उसी के 30 प्रश्न हम लिए हैं। ठीक है, इसलिए क्लास में बने रहिए। नरेश और मुकेश आयु में लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। दोनों के दोस्तों संज्ञानात्मक और सामाजिक डेवलपमेंट में डिफरेंट है, अंतर है। यह किस सिद्धांत का कारण है। आप लोग सही आंसर इसका बताएंगे क्या होगा। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है इसके कारण, या विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत इसके कारण, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है, या एकरूपता का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत के कारण दोस्तों संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में क्या है, अंतर है। क्योंकि दोस्तों उनकी व्यक्तिगत मतलब होता है दोस्तों पर्सनल डिफरेंट है उनमें। ठीक है, पर्सनल डिफरेंट थ्योरी की बात की गई है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं इसका कितने लोग सही आंसर बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि सीटेट अब इधर 2-3 सालों में कथन और तर्क वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है एग्जाम में। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है प्रश्न। होता क्या है एग्जाम में, हम लोग ध्यान से पढ़ते ही नहीं प्रश्नों को और लगता है पहले ही मन में धारणा बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि कठिन होगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझिए और बहुत ही आसान है, आप कर ले जाएंगे इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। कथन क्या कहा गया है कि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ये बात कही गई है कथन में। तर्क क्या दिया गया दोस्तों, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि बच्चों के विकास या बालक का विकास दो चीजों से होता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण को ही मिलाकर के बालक का विकास होता है। तो दोस्तों आपको बताना है, देखिए इसमें ऑप्शंस कैसे बनते हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करती है, ये हो गया। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ये दो टाइप का ऑप्शन है, इस तरह से बनता है। तीसरा ऑप्शन बनता है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। आप लोग पहले बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। जब भी दोस्तों इस क्लास को आप देख रहे हैं, पूरा क्लास को देख करके जाइए दोस्तों, बहुत सारी चीजें आप इस क्लास से सीखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों चौथा, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो बालक का विकास है, जो बालक का विकास होता है वो आनुवंशिकता के साथ साथ प्लस पर्यावरण दोनों से होता है। तो इसमें किसकी बात ठहराया गया है, किसको जिम्मेदार, आनुवंशिकता को। और इसमें पर्यावरण कारक विकास में कोई भूमिका ही नहीं निभाते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए दोनों कथन आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा, राइट आंसर बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आज की क्लास में लिए दोस्तों, आपके सीधे एग्जाम में इस क्लास से 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, कुछ न कुछ चीजें तो जरूर सीख के जाएंगे इस क्लास से। बच्चों के समाजीकरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। समाजीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। मीडिया प्राथमिक समाजीकरण का एक माध्यम है, क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा। बी वाला ऑप्शन है कि मीडिया द्वितीयक समाजीकरण का एक माध्यम है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। या मीडिया बच्चे के माइक्रो सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है, ये सही होगा। या मीडिया समाजीकरण का एक भाग नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीडिया द्वितीय समाजीकरण का एक माध्यम है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट बना लीजिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ दोस्तों, वेरी वेरी वी इंपॉर्टेंट बना लीजिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन ये। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने की कौशल हासिल कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने, गेस करना और अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या होता है दोस्तों, जैसे बच्चे के सामने कोई वस्तु है नहीं लेकिन फिर भी दोस्तों उसका अपने माइंड में वो इमेज बना लेते हैं, अमूर्त चिंतन उसी को कहा जाता है। तो ये किस चरण में आता है। 4 चरण दोस्तों, संवेदी चालक चरण में, या पूर्व संक्रियात्मक चरण में, या मूर्त संक्रियात्मक चरण में, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों बच्चे अनुमान लगाना, अमूर्त चिंतन करने की कौशल, स्किल हासिल कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। समायोजन, संगठन, अभिसंज्ञान या पाण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, समायोजन हो जाएगा। राइट आंसर विल बी द ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा जीन पियाजे से है। जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक की बात की गई है। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रितता के क्या मायने हैं। आत्म केंद्रितता के क्या मायने हैं। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। दोस्तों आप लोग ऑप्शंस को पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रकृति। यही दोस्तों सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। लेव वाइगोस्की महोदय के अनुसार
लेव वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार का संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण योगदान है? चार ऑप्शन: अनुबंधन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश या स्कीमा। जल्दी से दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांस्कृतिक परिवेश। यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित क्लास में किसको महत्ता दी जाती है? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित क्लासरूम में किसको महत्वता दी जाएगी? आप लोग बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन है: सस्वर पाठ व रटने को, सहयोगात्मक सीखने को, इनाम व सजा के उपयोग को, या प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहयोगात्मक सीखने को। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगले मनोवैज्ञानिक है लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? नैतिक विकास के। इसका आंसर देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। 6, 7, 5 या 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 जो है चरण उन्होंने प्रतिपादित किए हैं नैतिक विकास के। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? चार ऑप्शन दोस्तों, आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यांत्रिक सापेक्षता अभिन्यास में दोस्तों उन्होंने बताया है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे, क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर की सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? किसके पास दोस्तों? नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि, कौन सी विजडम अधिक होती है? आप लोग बताइए दोस्तों। स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि या अंतरावैयक्तिक बुद्धि। आप लोग बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों शारीरिक एक्टिविटीज करते हैं इसलिए उनके अंदर शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका सही आंसर आप बताएंगे, क्या होगा? सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। जेंडर से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है और विकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जेंडर पक्षपात से। सहशिक्षा को एजुकेशन की बात की जा रही है। सहशिक्षा क्लास में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है, कमेंट्स है कि पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगी? पहला ऑप्शन है जेंडर समानता, दूसरा ऑप्शन है जेंडर रूढ़िबद्धता, तीसरा ऑप्शन है जेंडर भूमिका में लचीलापन और चौथा ऑप्शन है जेंडर समता। सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएंगे, क्या होगा? राइट आंसर देखते कितने लोग बताते हैं इसका। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, सही आंसर आपको बताना है। हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करना है और देखते हैं कितने लोग सही इसका आंसर बताते हैं। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है, नहीं होगा दोस्तों। तुलना करने से तुलना नहीं की जाती है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, तुलना करेंगे तो हमेशा परेशान ही रहेंगे। जीवन में भी दोस्तों यही चीज अप्लाई होती है। हमेशा अगर मस्त और खुश रहना है तो किसी से कंपेयर तुलना मत करिए, ठीक है? लाइफ में मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। भगवान ने जो दिया है सबको उसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है? और मेहनत करनी चाहिए जीवन में और आगे बढ़ना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है। चिंता और भय, डर उत्पन्न करेंगे ये भी नहीं होगा। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों यही है, विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्वयं मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। बच्चों को दोस्तों स्वयं का असेसमेंट मूल्यांकन करना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है? आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? नहीं वाले प्रश्न दोस्तों बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है? गलत करके आते हैं एग्जाम हॉल से बाहर तो उसके बाद पछताने के अलावा कोई सिवा नहीं बचता है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, प्रश्न टाइम दीजिए, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन बन ही रहे हैं आजकल के एग्जाम में, नहीं वाले ज्यादातर, ठीक है?
सही आंसर आप बताइए कि समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथकीकरण और नामीकरण। पृथकीकरण दोस्तों अलगाव की बात करते हैं, तो ये नहीं आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको बताना है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली क्लास में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने के लिए अनुमति देनी चाहिए? किसके अनुभवों को साझा करने के लिए अनुमति देनी चाहिए? चलिए दोस्तों, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। सभी को अपने अनुभव क्लास में लाने को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित करेंगे दोस्तों, ये निगेटिव ऑप्शन होगा नहीं। बी वाला ऑप्शन है केवल प्रतिभाशाली, तो ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है केवल वंचित भूमि, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? डी वाला, यही सही होगा। अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी चालाकी से आंसर्स को सिलेक्ट करना है। अगर ये ट्रिक और तकनीक दोस्तों सीख गए तो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करके ही आएंगे आप, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग बताते हैं। शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिससे निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो। कौन कौन से प्रावधान दोस्तों शामिल हो? जो शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते जो छात्र हैं दोस्तों, उनको समायोजित करने के लिए स्कूलों की पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कौन कौन से हैं? 5 दिए गए हैं दोस्तों। इसमें आप लोग बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहिया, कुर्सी, व्हीलचेयर। ये तो होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, शारीरिक गतिक विकलांगता के लिए। उसके बाद दोस्तों वॉकर भी होना चाहिए। उसके बाद हैंड रेल के साथ रैप भी होना चाहिए। तो ये तीनों होगा दोस्तों, ठीक है। ये कोई उभरा हुआ टाइल, ये कोई जरूर नहीं है दोस्तों। उभरा हुआ टाइल तो दोस्तों ब्रेल लिप के लिए होता है, जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए होता है। और ब्रेल प्रणाली जो होती है ये भी दोस्तों उन्हीं के लिए होती है। लुइस ब्रेल ने दोस्तों बताया था जो बच्चे दृष्टिबाधित नहीं जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए। तो दोस्तों इसके लिए पहला, दूसरा, तीसरा किस ऑप्शन में दिया? पहले में दिया है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों को विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं? 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर कौन बताएगा? देखता हूं राइट आंसर कौन बताता है सही। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता मतलब विकार से एक प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, जिससे जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषता है। वो करते क्या है दोस्तों? पढ़ने में शब्दों पंक्तियों को छोड़ देते हैं या वर्तनी में गलती करते हैं, यही अधिगम अक्षमता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लाए हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिभाशाली, प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन की बात की गई दोस्तों, प्रतिभाशाली टैलेंटेड चिल्ड्रन की, चाइल्ड की बात की गई है। इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावात्मक परिपक्वता होती है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों उनके अंदर भावात्मक परिपक्वता होती है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आप सोचिए कि हम लोग भी प्रतिभाशाली हैं कि नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? भावनात्मक परिपक्वता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा। माध्यमिक क्लासों में यानी कि माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा। नकारात्मक द्वारा तो नहीं होगा दोस्तों। निष्क्रिय, सक्रिय नहीं रहेंगे तो दोस्तों निष्क्रिय का क्या मतलब है, तो ये भी नहीं होगा। प्रतियोगिता, कंपटीशन को बढ़ावा देकर के, ये भी नहीं होगा। एक ही तो बचा ऑप्शन, इसलिए डी वाला होगा। पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से दोस्तों बच्चों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको एक चीज बता दें, तर्क और कथन वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसे घबराना नहीं है दोस्तों, सीखना आपको है, ठीक है। समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं। तर्क क्या दिया जा रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है, न कि सामाजिक है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। ऐसा क्यों दोस्तों? देखिए यहाँ पे बाधा डालती है, नेगेटिव, ये भी नहीं होगा। उस तरह से सोचेंगे तब दोस्तों होगा, ठीक है। और एक चीज आपको हम दोस्तों बता दें,
कोई चीज़ याद करने से नहीं होगी दोस्तों कि सोच रहे होंगे कि इसका कोई तरीका है या बता दिया जाए हम सीख जाए। नहीं दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है? आप खुद कर ले जाएंगे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ गया। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए? किस प्रकार का? चार ऑप्शन दोस्तों, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महारत उन्मुख। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? सकारात्मक प्रभाव। जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। यही दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएंगे। संरचनावाद का सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव का प्रिंसिपल की बात की गई है। संरचनावाद का सिद्धांत, चार ऑप्शन दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़िए दोस्तों, जल्दी से आंसर को बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? जो उनके लिए अप्रासंगिक हो, जो वह पहले से समझते हो, जो उनके लिए अज्ञात हो, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो वह पहले से समझते हो। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? संज्ञान व संयोगी के बारे में कौन सा कथन सही है? संज्ञान व संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन दोस्तों, इस क्लास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों है इस क्लास का, आप बताएंगे किसके द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? किसके द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? चार ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय सुनने के कौशल। निगेटिव ऑप्शन यही हो जाएगा, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही है, नहीं पूछा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा के मौके मुहैया करवाने चाहिए। और इस क्लास का और इस मॉक टेस्ट का दोस्तों अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा और देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न आज की क्लास में आपके सही होते हैं। कथन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। सभी लोग दोस्तों इसका आंसर बता ले जाएंगे, ठीक है? स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। तर्क क्या दिया है? समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। क्या आंसर आप हो सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर आप ही बताइएगा। देखिए दोस्तों, क्या ऐसा है कि स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों को शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा है? तो ये नहीं होगा, कथन ही गलत है। तर्क दिया गया दोस्तों, बाधा उत्पन्न होती है, ये भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ए और आर दोनों गलत है। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी ऑप्शन सेलेक्ट करना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है दोस्तों। आप अपने माइंड सेट में बना लेते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज हम आपको कराए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के CDP के 2023 पेपर के 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट दोस्तों, जो आपका पेपर हुआ था, इसमें कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों। आपको ये क्लास कैसे लगे दोस्तों कमेंट्स जरूर किया करिए आप लोग, ठीक है। एक चीज दोस्तों आपको बता दें, हम अपने अगली क्लास में आपको सामाजिक अध्ययन मीन्स SST का जो 6 to 8 के लिए होगा उसके 60 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट कराएंगे, जिसका पेपर दोस्तों 2023 में हुआ था। तो दोस्तों हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। आपको हम दोस्तों सीटेट एग्जाम तक लगातार क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जितने भी पेपर हैं सभी आपको कराएंगे। अगर इतने भी दोस्तों सब कुछ करके चले गए तो निश्चित रूप से आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे।